बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां बायोकेमिस्ट्री बोरिंग नहीं बल्कि एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ लाइफ है। आपको याद है पिछले वीडियोस में हमने देखा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, यानी कैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी का फ्यूल है। लेकिन सवाल ये है, जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री लेता है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या ग्लूकोज तुरंत एटीपी में कन्वर्ट होता है या एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है? और क्यों ग्लूकोज को बोला जाता है बैकबोन ऑफ मेटाबॉलिज्म? तो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनर्जी स्टोरी। स्टूडेंट, मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जहां पर मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स या फिर जो टर्म्स होते हैं वो डिराइव किए गए हैं ग्रीक से, और ग्रीक की जो लैंग्वेज है दैट इज लैटिन। जो ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोलाइसिस, इसका मतलब क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन एंड स्प्लिटिंग। सो इन सिंपलर वर्ड यू कैन से ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जाने के बाद क्या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है? सो स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, अगर ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए तो आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ये C6H12O6 वाला जो ग्लूकोज है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है 6CO2 प्लस 6H2O के मॉलिक्यूल्स में। यानी कि जब भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसमें जो 6 के 6 कार्बन होते हैं वो CO2 की फॉर्म में इवॉल्व होने चाहिए। लेकिन जब भी एक ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है तो वहां पर उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, आधा ही ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइसिस का दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इस पायरुवेट को आप पायरुविक एसिड भी कह सकते हो, और एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के पास 3 कार्बन पाए जाते हैं, यानी कि आपके जितने भी ग्लूकोज के पास 6 के 6 कार्बन थे वो आपके CO2 की फॉर्म में इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि आपका 6 कार्बन वाला ये जो ग्लूकोज था ये 2 बराबर 3 कार्बन कंटेन करने वाले पायरुवेट नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, जहां पर एक भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इवॉल्व नहीं हुआ। That's why you can see, as I written in my notes, in glycolysis no CO2 evolve. ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी CO2 इवॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अल्टीमेटली 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है और दोनों के पास 3 कार्बन है, यानी कि अभी भी 6 ही कार्बन है, जिसमें से एक भी कार्बन CO2 की फॉर्म में इवॉल्व नहीं हुआ। Hence, breakdown of glucose partially। इस वजह से कहा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो हमेशा पार्शियली या फिर इनकम्प्लीट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस को मैंने लिखा है कि ये कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो O2 की प्रेजेंट में सर्वाइव करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, उस दौरान भी आपका ग्लाइकोलाइसिस चलता है, जबकि ये ग्लाइकोलाइसिस उन ऑर्गेनिजम्स में भी चलता है जो एनएरोब्स होते हैं, यानी कि जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। क्योंकि आपका ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, या आप कह सकते हो एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में देखने के लिए मिलता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। अगर पूछा जाए दैट व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस कहां चलता है? इन द साइटोप्लाज्म, और यू कैन से साइटोसोल। चाहे आपके प्रोकैरियोट्स हो चाहे आपके यूकैरियोट्स हो, दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स के पास अपनी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होता ही है, और क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की साइट साइटोप्लाज्म है, इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स में चलता है।
स्टूडेंट्स, ये कई बार देखने के लिए मिला है कि आपके एग्जाम में ग्लाइकोलिसिस की जगह ईएमपी पाथवे पूछा जाता है। एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे एक ही चीज है। एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस को सबसे पहले इल्यूसिडेट किया गया था 1940 में, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस आज हम पढ़ रहे हैं उसे सबसे पहले 1940 में 3 साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, जिनमें पहले थे एम्डेन, दूसरे थे मेयरहॉफ एंड लास्ट थे परनास। इन तीनों साइंटिस्ट के इनिशियल अल्फाबेट्स को यूज करके हमने इस पाथवे को नाम दे दिया ईएमपी पाथवे। सो अगर कभी भी एग्जाम में ग्लाइकोलिसिस की जगह ईएमपी पाथवे पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्टली आपको पूछ रहा है व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। स्टूडेंट्स, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट एनिमल्स में तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बाद ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाता है, लेकिन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज सुक्रोज। और सुक्रोज को अगर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करना है तो उसके लिए इस सुक्रोज को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो एज यू कैन सी, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है ड्यू टू इन्वर्जन। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है इन्वर्जन की वजह से। नाउ अगर आप इन्वर्जन को नहीं जानते हैं सो हमने ये भी यहां पर एक्सप्लेन किया है। देखिए, कॉमनली आपका सुक्रोज एक ऐसा डाइसैक्राइड है जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का होता है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर उन मॉलिक्यूल्स का होता है या उन कार्बोहाइड्रेट्स का होता है जिनसे पोलराइज्ड लाइट पास करने के बाद वो इस पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को राइट साइड रोटेट कर देते हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जब इस सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस के दौरान जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा होता है तब इसका नेचर डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लीवोरोटेटरी हो जाता है। यानी कि जब आपके सुक्रोज को डाइजेस्ट करवा दिया गया इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तब आपकी पोलराइज्ड लाइट आपकी राइट डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगी। तब आपकी पोलराइज्ड लाइट इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ टकराने के बाद लेफ्ट साइड रोटेट करने लगती है। दैट इज वाई द कन्वर्जन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी इनटू द लीवोरोटेटरी, दिस कन्वर्जन इज नोन एज इन्वर्जन। अब क्योंकि ये नेचर सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज की शुगर्स ही शो करती है, दैट इज वाई सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर। ओके, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सुक्रोज और इनवर्ट शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट किया गया। फॉर दिस कन्वर्जन वी रिक्वायर सम एंजाइम। अब एंजाइम का नाम नॉमेनक्लेचर जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। अगर आप देखो, सुक्रोज आपका सबस्ट्रेट है जिसे आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। जो आपका सबस्ट्रेट है उसे आपने आगे जोड़ देना है और उसके पीछे आपने एज वर्ड ऐड कर देना है। दैट इज वाई सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सुक्रेज, एज इंडिकेट्स एंजाइम, शुक्र मीन्स सुक्रोज, दैट इज सबस्ट्रेट। इसी तरीके से इन्वर्टेज भी आपका एक एंजाइम है जो इन्वर्ट शुगर को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। इस तरीके से आपके सुक्रोज नाम के डाइसैक्राइड को ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से प्लांट्स में जो स्टार्च भी होता है उसको भी अल्टीमेटली हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार प्लांट्स में एक स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की जिसे स्टार्च कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। नाउ अगर हम चाहते हैं कि इस स्टार्च को ग्लाइकोलिसिस में भेजा जाए तो उसके लिए सबसे पहले इस स्टार्च को अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। तो प्लांट्स दो तरीके से एंटर कर सकता है, एक तो वो सुक्रोज के थ्रू आफ्टर फोटोसिंथेसिस, सुक्रोज के थ्रू वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है, या तो उसके अंदर जो स्टोरेज फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का यानी कि स्टार्च, उसके डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बनेगा उससे डायरेक्टली वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखने के लिए मिलता है दैट ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस आपकी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इवोल्यूशन यानी कि जब इवोल्यूशन हो रहा था उस दौरान आपकी अर्थ का जो अर्ली एटमॉस्फेयर था यानी कि जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था। व्हाई वी आर सेइंग दैट एटमॉस्फेयर इज
रिड्यूसिंग? कल ही हमने रिड्यूसिंग का मतलब या फिर रिडक्शन का मतलब समझा था, विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो आपकी अर्थ का इवोल्यूशन के दौरान जो अर्ली एटमॉस्फेयर था, वहां पर जितनी भी गैस थी उन सब ने हाइड्रोजन का गेन करा हुआ था। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूसिंग। अगर आप देखो नॉर्मली आपके अर्थ का जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के दौरान जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वहां पर आपका वाटर था विच इज H2O, हाइड्रोजन गैस थी विच इज H, अमोनिया विच इज NH3 एंड मीथेन विच इज CH3। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ हर एक गैस पे क्या है, हाइड्रोजन का गेन हो रखा है। यहाँ पर हर एक गैस पर क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रखा है। और जो भी चीजें हाइड्रोजन को गेन करती हैं दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग। लेकिन यहां पर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। आपके H2O के साथ ऑक्सीजन जरूर जुड़ा है, लेकिन आपका फ्री ऑक्सीजन यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके अर्थ पर इनिशियली जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे थे, एनारोबिक, यानी कि जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते थे। You can see the examples of mycoplasma and clostridium. mycoplasma एक facultative anaerobe है, यानी कि ये एक ऐसा एनारोबिक बैक्टीरिया है जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में सरवाइव कर सकता है, जबकि क्लोस्ट्रीडियम आपका एक ऑब्लिगेट एनारोब है, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकता। तो अगर ये एनारोबिक है तो क्या इनके अंदर आपकी ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी? अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि ये आपका कॉमन पाथवे होता है, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में चलता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि इसे यूनिवर्सल पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में देयर इज नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। यहां पर ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आपके एरोब्स में भी चल सकता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, और एनारोबिक्स में भी चल सकता है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। इट मीन्स आपका ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में चलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी। और एरोब्स और एनारोब्स दोनों के केस में ग्लाइकोलिसिस की जो साइट होती है वो क्या होती है, साइटोप्लाज्म होती है, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। Now, some important points which have to be discussed. First of all, glycolysis is the major pathway for ATP synthesis in those tissues lacking mitochondria. यानी कि glycolysis वो major pathway है ATP synthesis का उन टिश्यूज के लिए जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में आपकी ग्लाइकोलिसिस कहाँ चल रही होती है, साइटोप्लाज्म में चल रही होती है। आपकी बॉडी में ऐसी बहुत सारी सेल्स होती है जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो वो एटीपी सिंथेसिस के लिए ग्लाइकोलिसिस का यूज करती हैं, क्योंकि उनके पास साइटोप्लाज्म तो होता ही है और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आखिर किस तरीके से आरबीसी, कॉर्निया और लेंस एनर्जी बनाते होंगे, थ्रू ग्लाइकोलिसिस। स्टूडेंट्स, जब आप ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीटली डिस्कस कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, और एनारोब्स यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टेट, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस को जानने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या चीजें होती है। सो अगर आप देखो ग्लाइकोलिसिस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला है, वो सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के बाद 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाता है, या फिर आप इसे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, जो कि 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां पर आपके ग्लूकोज का कभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहां पर हमेशा ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलता है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, पूरी की पूरी ग्लाइकोलिसिस 10 चेन रिएक्शंस में चलती है, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ मोस्ट कॉमनली ग्लाइकोलिसिस 2 फेजेस में चलती है। एक को हम कहते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज और एक्टिवेशन फेज, और दूसरी होती है एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज और पे ऑफ फेज। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, उसके कुछ समय बाद आपको क्या मिलने लगता है, प्रॉफिट मिलने लगता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज।
ध्यान रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स, कुछ टेक्स्ट बुक में 3 फेजेस भी बताई गई हैं ग्लाइकोलिसिस की। एक तो एक्टिवेशन फेज, एक पे ऑफ फेज और मिडल वाली होती है स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिटिंग फेज को भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस एक सिंपल ब्रेकडाउन नहीं है, ये है लाइफ का फाउंडेशन पाथवे जिसमें ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड देन पायरुवेट टू एटीपी एंड एनएडीएच फॉर्म होते हैं और ये बनता है आपके लिए इंस्टेंट एनर्जी। आज हमने देखा ग्लाइकोलिसिस का इंट्रोडक्शन, लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द स्टेप्स एंड सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलिसिस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यहां बायोकेमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी बल्कि बनेगी आपकी सुपर पावर।